वर्क ही सीखेंगे आज के सेशन पे। वी विल जस्ट फोकस ऑन वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला, पहले तो हम जिसको अज्यूम करते हैं लेमन्स लैंग्वेज में वर्क, दैट इज नॉट एक्चुअली वर्क, राइट। क्या होता है कि खड़े खड़े आप तो बोलते हो कि नहीं मैं तो 2 घंटे से लगेज उठा के खड़ा हूं, मैंने तो बहुत काम किया, फिजिक्स में उसको काम नहीं गिना जाता, दैट इज नॉट वर्क फॉर अस। फिर आप बोल रहे हो कि मैंने तो बहुत लिखा है एक ही जगह पे बैठ बैठ के, बहुत लिखा है मैंने, आज होमवर्क बहुत सारा खत्म किया है, फिजिक्स में दैट इज ऑल्सो नॉट काउंटेड एज वर्क, वो भी काम नहीं है। तो वर्क है क्या, वर्क का डेफिनेशन क्या है? बोला जाता है कि when a body experiences a displacement from its initial position, then work is done, then there is some work done। और वो work done का फॉर्मूला होता है, mathematically it is written as F dot D, it is the scalar product of force and displacement vector। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है, तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की जैसे हमें प्रॉपर्टीज पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। क्या लगता है यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कानन को पता है कि थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नो आइडिया। नियति को नो आइडिया। मानस? मैम किस एंगल से फोर्स लगा रहे हैं? किस एंगल से फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू। वासव? मैम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। It is the angle between force and displacement vector. It is the angle between force and displacement vector, उसको हम बोलते हैं थीटा। Since ये वर्क जो है, it is the scalar product of the two vector quantities, ये खुद किस नेचर का होगा, स्केलर की वेक्टर? फेरिन? मैम स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। तो भाई इस चैप्टर में हमारा फिर से वो झंझट खत्म हो गया है कि हमें डायरेक्शंस के साथ डील करना, F1 वेक्टर F2 वेक्टर उनके साथ डील करना पड़े। नो, यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, +1 -1 विल बी इक्वल टू 0, 1 + 2 विल बी 3। नहीं तो वेक्टर्स में तो 1 + 2 को भी कभी कभी 0 बोल देते थे कि ऐसे एंगल पे एक्ट करेगी तो 1 + 2 भी 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो झंझट नहीं है, लाइफ इज इजी हियर, राइट। मितांश पटेल मेरी क्लास में है। ऑल राइट, स्केलर क्वांटिटी के बाद हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और कॉस थीटा के बारे में आप क्या कहेंगे? कॉस थीटा का यूनिट? हम नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस, जस्ट अ रेशियो। इट इज जस्ट अ रेशियो, तो कॉस थीटा हैज नो यूनिट, ये न्यूटन मीटर ही रहेगा। अब न्यूटन के लिए डायमेंशंस आते हैं mlt-2, फोर्स के डायमेंशन होते हैं mlt-2, और लेंथ की वजह से एक और आ जाता है, तो वर्क डन के जो डायमेंशंस बनेंगे वो बनेंगे ml2t-2। मैम हम जूल्स नहीं लिखते हैं? जूल्स भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर भी लिखा जाता है, जूल्स भी लिखा जाता है। 1 सेकेंड ना, ऑलराइट, तो जूल्स भी बोलेंगे, न्यूटन मीटर को हम जूल्स भी बोलते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। कोई आपसे पूछे डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो आप बोलोगे व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस the object by 1 meter in its direction, then net work done is said to be 1 joule।
जूल एनर्जी के लिए भी होता है, वर्क के लिए भी होता है. एक्चुअली एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है. ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया पूरा यूनिट के बारे में, डायमेंशंस के बारे में. अब हम थोड़ा चलते हैं इसके कंपोनेंट फॉर्म के बारे में. मान लीजिए एफ वेक्टर हमें इस फॉर्म में गिवन है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. पहले तो इस फॉर्म का नाम क्या होता है? व्हाट इज दिस फॉर्म नोन एज? व्हाट इज दिस फॉर्म नोन एज? यस केशिनी. Rectangular component form. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सेम मैं ऐसे लिखती हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अगर हमें इस फॉर्म में फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन हो तो वी कैन फाइंड वर्क एज एफ डॉट डी. इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे कैसे? आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी एक्स इंटू एफ एक्स. जे कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई इंटू एफ वाई. एंड के कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी जेड इंटू एफ जेड. आई डॉट आई को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज आई डॉट आई इक्वल टू? आई कैप डॉट आई कैप, 1. के कैप डॉट जे कैप, 0 जे कैप डॉट जे कैप, 1. 1 कैप डॉट के कैप, 1. आई कैप डॉट जे कैप, 0. आई कैप डॉट के कैप, 0. 0. तो इसीलिए हमें क्वांटिटीज यही मिलती है. गलती से भी यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिख देना भाई, क्योंकि व्हेन यू राइट आई कैप जे कैप के कैप हियर यू मेंट टू से कि वर्क हैज डायरेक्शन, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इट हैज नो डायरेक्शन, राइट. ये हमारा वर्क के बारे में बेसिक था. अब देयर आर सम टाइप्स ऑफ वर्क एज वेल. मतलब नेचर ऑफ वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा. मैं पहले ले लेती हूँ थीटा 90 डिग्री से कम, दैट मींस एंगल इज एक्यूट एंगल. अगर एंगल एक्यूट हो तो वर्क डन वुड बी पॉजिटिव, दैट इज इट इज ग्रेटर देन जीरो. वर्क डन वुड बी ग्रेटर देन जीरो. ऐसे टाइप के वर्क को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन. जैसे मान लो मैं ये यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में और पेज भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, पेज भी सेम डायरेक्शन में. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 0 डिग्री. अगर एंगल 0 हुआ तो वर्क हो जाएगा एफ एस कॉस 0, दैट वुड बी एफ एस ओनली, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओनली, राइट. तो ये वर्क डन हो गया पॉजिटिव. थीटा अगर 90 डिग्री हो तो वर्क डन भी 0 वर्क डन वुड बी 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0. तो वर्क डन वुड बी 0. नेक्स्ट, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो Negative. नेगेटिव वर्क डन. work done would be negative. If theta is greater than 90 degree, work done would be negative, right? It would be less than 0. Reason, अब इन सब के आपको ऐसा नहीं पूछेंगे वर्क 0 कब है, 90 ये पॉजिटिव कब है, ये या नेगेटिव कब है. आपसे पूछा जाएगा इनके एग्जाम्पल्स. पहले हम इस पे फोकस करते हैं. एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पॉजिटिव वर्क का, कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हो? वन बाय वन लेट्स स्टार्ट. टीशा से मैं पूछती हूँ, टीशा मैडम कोई पॉजिटिव वर्क का आप एग्जाम्पल दीजिए. Ma'am, theta can be like 45 degrees maybe. तो 45 डिग्रीज पे वर्क कैसा, और कोई कोई मतलब ऐसा हमारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख के आप बात कीजिए. यस हरिति. Pushing any object. क्या? Pushing any object.
पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट राइट है, पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट वो भी राइट है, क्योंकि मैं जब पुल करती हूँ मैं पुश करती हूँ, दोनों ही केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स के जैसा, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव, राइट। आपने तीशा आपने कोई एंगल बताया, मैं ऐसे कोई एग्जांपल पूछ रही थी आपसे कि स्टेट द एग्जांपल्स ऑफ द सीन, राइट। जीरो वर्क का कोई एग्जांपल। यस दक्ष। मैम मेरा डाउट है मैम, वॉकिंग कौन से वर्क में आएगा? वॉकिंग में आप फोर्स कौन सा कंसिडर करते हो, डिपेंड करता है, जिस फोर्स के हिसाब से हम बात करेंगे उसके हिसाब से वर्क आएगा। ओके मैम। ठीक है। वासव, जीरो वर्क डन का एग्जांपल। Ma'am, keep holding a bag without moving it. कीप होल्डिंग अ बैग विदाउट मूविंग इट, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए वर्क जीरो। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना। प्रीत पटेल। प्रीत आपका आवाज नहीं आ रहा है भाई हम तक। प्रीत। yes Preet, now we are able to hear you. Yes ma'am. एग्जाम्पल मैम ऑफ जब फोर्स जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा तो भी होगा ना? फोर्स नहीं लगाओ तो भी सही बात है, लेकिन मैं बोल रही हूँ फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी है, तब जीरो वर्क कब आएगा? मैम जब दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो तब। नो नॉट एट ऑल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते। घोड़ों की रेस में हम गधों को नहीं दौड़ा सकते हैं भाई। They should be of the same units and dimensions. Principle of homogeneity. If you forgot, right? तो हम दोनों को डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। प्रीत चलो दूसरे से पूछते हैं। निशित। मैम अगर वो कूली जो इतना सारा वेट लेकर खड़ा होता है, मतलब सामान लेकर खड़ा होता है और चलता है, तो भी उसका वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वो 90 डिग्री से है। कौन सी फोर्स के रिस्पेक्ट में? किस फोर्स का वर्क डन ये हुआ जीरो? मैम फोर्स बाय द मैन ऑन द वेट। फोर्स बाय द मैन ऑन द वेट, भाई साहब ये तो बहुत ही गजब है। ठीक है, एक्सेप्टेड। रिएक्शन फोर्स का भी वर्क डन जीरो है। इसके साथ एक सिंपलर एग्जांपल है निश्चित की बात में ही। कोई मुझे बता सकता है किस फोर्स का वर्क डन जीरो है? दृष्टि। नॉर्मल रिएक्शन तो आपने ही बोला ना, रिएक्शन ऑफ द मैन ऑन द हेड ऑन द लोड एक्चुअली। दृष्टि कौन सी फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, आया तो सही टर्म। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी तो वर्क डन जीरो है। जो दक्ष ने बोला था ना वॉकिंग के टाइम पे, वॉकिंग के टाइम पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैं चल रही हूँ स्ट्रेट लाइन में, मैं हवा में तो उड़ नहीं रही हूँ भाई, ना मैं जमीन के नीचे जा रही हूँ, ना मैं हवा में उड़ रही हूँ, ना मैं जमीन के नीचे जा रही हूँ। मैं अगर ऐसे स्ट्रेट चलूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। If it acts vertically downwards, I am walking in this particular direction. The angle between displacement and angle between displacement and force would be 90 degree. If the angle is 90 degree, work done would be zero. That is the case. दक्ष पता चला भी आपके एग्जाम्पल से कैसे हुआ ये? ठीक है। इसके अलावा वासव ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मानस ने भी सेम दिया है, रिया ने भी सेम दिया है। वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑल थ्री ऑफ यू, वेरी गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो वर्क करती है, हमेशा। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में हमेशा जीरो वर्क होता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगती है वो लगती है सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है टेंजेंशियल। रेडियस और टैंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, इसीलिए वहां पे स्पीड नहीं चेंज होती थी, वर्क डन जीरो होता था,
इसी की वजह से वहां पे स्पीड कांस्टेंट रहती थी। वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑल थ्री ऑफ यू। और इसीलिए मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान रखना, राइट। चलिए ये तो हो गया जीरो वर्क डन का। नेक्स्ट नेगेटिव वर्क पे दक्ष को कुछ एग्जाम्पल देना था, और एग्जाम्पल देना चाहोगे दक्ष आप इसमें जीरो में? Yes, ma'am. Pushing a object vertically upwards or downwards. तो मैं पुश कर रही हूँ, मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है, अगर मेरा फोर्स ऊपर Yes, लग रहा है तो वर्क जीरो नहीं होगा दोस्त, वो वर्क तो पॉजिटिव होएगा। मैम नेगेटिव होगा। नहीं, मैं ऊपर, मेरी फोर्स की वजह से तो भाई पॉजिटिव ही होएगा ना। पॉजिटिव होगा मैम, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। हाँ, मेरी फोर्स की वजह से तो वर्क डन जीरो ही होएगा, सॉरी पॉजिटिव ही होएगा। आप अगर ग्रेविटेशनल की बात करो तो हाँ हम समझ सकते हैं, बट माय फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, राइट। यस हरिति बोलिए। नहीं मैम, मुझे नेगेटिव वर्क का देना था एग्जांपल। तो दो ना प्लीज, हम नेगेटिव वर्क पे ही हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वेरी गुड। ऑलवेज इट इज नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मैं आगे लेके जाऊं फ्रिक्शन पीछे लगे जाएगा, मैं पीछे लेके जाऊं फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिंग फोर्स है। ये वो किड है हमारी क्लास का जो मैम ने जो बोल दिया उसके उल्टा ही करना है बस, ये वो बच्चा है मेरी क्लास का, राइट। सो वो स्टूडेंट अगर है तो इसीलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरी और उसकी बनती नहीं है, हमारे में बीच में फ्रिक्शन ही रहता है हमेशा, राइट। तो फ्रिक्शन की वजह से हमेशा जो वर्क डन होगा दैट वुड बी नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज वन एग्जांपल। एनी अदर एग्जांपल फॉर नेगेटिव? द पुल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बात सही है। आप इसमें ये भी बोल सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर थ्रो किया है, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करोगे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लेके जाना चाहती है। वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लेके जाना चाहती है। द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम वुड बी 180 डिग्री। इफ द एंगल इज 180 डिग्री, वर्क डन वुड बी नेगेटिव इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट। सुजल ने बोला वर्क बाय पुली इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं भाई, कंसीडर नहीं कर, पुली इज नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स, दैट्स रॉन्ग टू से। वर्क डन बाय पुली इज एक्चुअली जीरो, पुली कोई फोर्स नहीं लगाता है। ऑल राइट, सो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं, इनमें किसी में आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, अगर ये क्लियर है तो हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। मैम डाउट, बोलिए मैम वो आपने बोला ऊपर फेंकने का, तो उसमें वर्क डन किसका जीरो होगा, ग्रेविटी का या जो थ्रो जीरो हुआ नहीं है? बोला मैंने दोस्त, जीरो नहीं बोला, सॉरी नेगेटिव। हाँ नेगेटिव बोला। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव इन द केस ऑफ अपवर्ड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। हरिति और दक्ष अगर आपके हो गए हो डाउट्स क्लियर, और अगर आपको कुछ बोलना नहीं हो तो प्लीज यस, थैंक्स। ऑल राइट, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। जो टॉपिक हमें लेना है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स स्पेसिफाई कर देती हूँ, क्योंकि सेकेंड सेशन में हम सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, बस डेरिवेशन दोनों के अलग अलग हैं, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। स्टेटमेंट क्या है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। स्टेटमेंट कहना ये चाहता है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Work done by any conservative force on any object is equal to change in kinetic energy. ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूव कैसे करेंगे इसको, तो I'll start with बहुत इजी डेरिवेशन है, बहुत इजी, you would love it। आप लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है क्या सबको? आता मुंडी हिला रहे लोग, आता है। वासव गिव मी अ मिनट, मैं वो भी बताऊंगी। मेरे को ये था किसी ने पूछा क्यों नहीं, लेकिन अच्छा आपने पूछ लिया। गिव मी अ मिनट, मैं बताती हूँ व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, राइट।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, ये मुझे मौर्य बताएगा। मौर्य पटेल, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? दृष्टि आपने गलत लिखा है वैसे। Yes, ma'am. What is third equation of motion? V square equal to U square plus 2as. Yes, v square minus u square is equal to 2as। कई बार पता है ऐसा होता है, मैं किसी से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ना, उसको लगता है क्वेश्चन टफ ही होएगा, मैम इतना इजी क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकती है, इसलिए सोचने लग जाते कि है यही था क्या, ये मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा खुद पे, राइट। अरे इजी क्वेश्चन भी मैं पूछ लेती हूँ कभी कभी चलते चलते। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। फोर्स का फॉर्मूला, ये मैंने वैसे थर्ड सेशन फोर्थ सेशन में बहुत लोगों को गालियां निकाली थी इसके लिए, लोगों को फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं था। आप वो तो नहीं हो उनमें से कोई एक। सोनाली मोदी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? मैम मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो वुड यू ऑल अग्री कि वर्क डन वुड बी इक्वल टू fs cos 0 एंड ये बन जाएगा m इंटू a इंटू s। वर्क डन वुड बी इक्वल टू MAS, मास का s एक हटा दे तो MAS, राइट। बहुत लेम है लेकिन ठीक है, याद करने के लिए अच्छा होता है कई बार। तो इट इज MAS वर्क डन। anyone here knows the formula for kinetic energy? किसी को भी याद है kinetic energy का फॉर्मूला? yes, विदित, विदित ने सबसे पहले रेज हैंड किया। yes, विदित। मैम हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर, ये भी राइट है। तो मुझे एक्चुअली प्रूव पता है क्या करना है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब k फाइनल होगा हाफ mv स्क्वायर और k इनिशियल हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। सिर्फ ये प्रूव करना है हमें अल्टीमेटली लाकर, राइट। मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन है ये, मतलब थर्ड इक्वेशन है जो मेरे इस डेरिवेशन का फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है, राइट। निश्चित, वर्ड प्ले इज समथिंग विच आई एम नॉट गुड एट। मैंने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। आप एक बार इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे जो आप बोल रहे हो। ऑल राइट, नेक्स्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरे इक्वेशन को हाफ m से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, हाफ m से। तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2as। अगर मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं, डजंट मैटर, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली कैंसिल ही होने वाला है। तो मल्टीप्लाई करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे डिराइव करना है, इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया पहले। 2 से 2 कैंसिल, half mv square is nothing but k final, half mu square is nothing but k initial, which is equal to MAS, mass. What is mass equal to? Work done. Work done. Yes, which is equal to change in kind. Proved, hence proved. Come on. मैम हो यही गया है डेरिवेशन। हाँ बस यही है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। मैम ये एग्जाम में आता है। वेरिएबल फोर्स का आता है, कांस्टेंट फोर्स का कम पूछते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये नए रिएक्शंस आके ना लोगों को बहुत मजा आ रहा है। लोगों ने सेलिब्रेशन चालू कर दिया कि नहीं मैम ये डेरिवेशन तो हम प्लीज यही पूछ लो एग्जाम में भी। नाइस नाइस, ऑल राइट। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, हम उस पे आते हैं कि हमने लिखा तो सही, किसी ने ये नहीं पूछा मैम कांस्टेंट फोर्स क्या होगा। व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स? प्रीत परियानी, आपको पता है क्या कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? नहीं मैम, नहीं पता। ओहो हो फोर्स कांस्टेंट ही, मतलब एक ही फोर्स कंटिन्यूअसली उस पे लग रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक ही फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है वो वर्ड चाहिए मुझे। इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? पता नहीं, नहीं पता। हेतवी परेख, डू यू नो ये कांस्टेंट फोर्स किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा?
No, ma'am. No. Archie Patel. It is not constant with respect to mass. Very wrong. Preeti Sharma. Ma'am, work energy. No. It is not respect to direction, not respect to motion, not with respect to acceleration, not with respect to gravity. My God. Constant कोई भी चीज किसके रिस्पेक्ट में? ये वास्तव Yes, ma'am. किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है? विद रिस्पेक्ट टू वर्क रॉन्ग, विद Time. रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रॉन्ग, टाइम के रिस्पेक्ट में. आई एम रियली ग्लैड यू पीपल आर टाइपिंग. मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोग रिस्पॉन्स देते हो. भले गलत हो, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. गलत तो गलत, कम से कम बोल तो रहे हम, और मजे भी आ रहे हैं मुझे. लेकिन गलत जवाब भी देना एक टैलेंट होता है जो आधे लोग ही दे पाते हैं. टाइम राइट है. एक और चीज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए. एक तो टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए. दूसरा किस रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज एक्टिंग. हाँ, उसके लिए ही कांस्टेंट है, बट किसके रिस्पेक्ट में? मान लो, चलो मैं हिंट देती हूँ. मान लो मैंने इसको पुश करना शुरू किया, ये यहां तक 1 मीटर था, इसके बाद 2 मीटर, सॉरी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है फोर्स. 6 न्यूटन, 7 न्यूटन. किसके? धनवी का आंसर. अरे वाह, धनवी ने हिट कर दिया भाई. केशिने ने भी कर दिया. It is perfectly right, not with respect to friction. No. और you guys won't believe, आप लोगों के आंसर्स मैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. पता है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही इंसान सोच रहा है ये सब चीजें, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एक ही टाइप की चीजें. तो वो सारे कंफ्यूजन्स को हटा देते हैं. अभी आपके दिमाग में जो चल रहा था उसको हटा देते हैं. फोर्स इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन. कोई बोले तो इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पोजीशन. रिमेंबर दिस. मतलब फोर्स आपको दो तरीके से लिख के मिल सकती है. एक तो F इज इक्वल टू 2t प्लस 3t. ये फोर्स मेरे किसी काम की नहीं है अगर मुझे ये डेरिवेशन करना हो तो. दूसरा, फोर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3x. ये भी किसी काम की नहीं है. ये दोनों ही फोर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स. सोनाली ने बोला था कि सोनाली आंसर यार बहुत सारे आए, तो हाँ, केशिनी से जस्ट पहले सोनाली ने भी बोला था भाई, दोनों ने बोला था. यू थ्री वर राइट सबसे पहले, लेकिन धनवी का ही आंसर आया था डिस्प्लेसमेंट. धनवी देखा, बैक टू इंडिया, अभी तो आंसर देने चालू कर दिए हैं. सो इट्स परफेक्टली राइट. ऐसे टाइप की आपको कहीं पे फोर्स मिले ना, तो आप सोचो जो फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नहीं. और ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट. इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन. तो इसीलिए इस इक्वेशन से डिराइव हो जाता है, वरना डेरिवेशन नहीं कर सकते हम. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हम ये इक्वेशन इसीलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ना तो टाइम के साथ चेंज होता है, ना डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता है. इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम. आर्ची पटेल, आई हैवंट गॉट योर रिस्पॉन्स येट. अगर आप क्लास में हैं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई विया चैट, वरना मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगी. यू जस्ट हैव 10 seconds. ऑल राइट. सो ये हमारा पूरा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का सिनेरियो था. अब हम आगे जो है उसमें चलते हैं. सेकंड टॉपिक हमारा, सेकंड क्या मैं एक्चुअली बोलूं तो लास्ट टॉपिक जो हमें इस सेशन में लेना है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब वो ही हमने छोड़ रखा है, राइट?
पंथ क्या नहीं समझ आया आपको? पंथ आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। KF और KI। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट इट। KF is final kinetic energy, KI is initial kinetic energy। फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी थी तो उसके रिस्पेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल, ये इनिशियल थी उसके रिस्पेक्ट की इनिशियल, तो KF माइनस KI इज इक्वल टू MAS विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का जब भी हम साइन यूज करते हैं उसको चेंज के लिए करते हैं। मैम स्क्रीनशॉट लेने दो ना मैम। दोनों पेजेस के? नहीं, ये सेकंड पेज का। लिखते रहना चाहिए वैसे साथ में। स्क्रीनशॉट्स आर समथिंग व्हिच यू डोंट सी आफ्टर द क्लास। नहीं मैं तो करता हूँ। जब एग्जाम का प्रेशर जब आता है ना तभी फिर स्क्रीनशॉट्स खुलते हैं कि शिट क्लास में क्या किया था, चलो देख तो लेते हैं। आई नो आई एम राइट। इस बार मैं पूछूंगी भी नहीं एम आई राइट और एम आई राइट, राइट? ऑल राइट, सो नेक्स्ट हमें वो समझने के लिए मैं स्टार्ट वर्क के ही कॉन्सेप्ट से करूंगी। ये प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एक्चुअली रिक्वेस्ट की बजाय मुझे ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन आई एम बीइंग पोलाइट टू यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट विद मी। ठीक है, जो भी मैं पूरा अभी इस पेज पे करने वाली हूँ ये मैं आपके साथ करवाना चाहूंगी। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, जब भी कोई फिजिक्स के लिए इंटरव्यू देने के लिए आता है ना, हम उससे ये पूछते हैं ये चीजें। अगर आपको आती है तो सोचो आप कितने अच्छे फिजिक्स टीचर बन सकते हो। शैली करी यस मैम, न्यू करियर प्रोस्पेक्ट्स आई एम गेटिंग। ऑल राइट, सो वर्क डन 3 नेचर के हो सकते हैं, जैसा हमने देखा कि थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा लेस देन 90 डिग्री में हम बोलते हैं कि वर्क डन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब इट इज पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। यू ऑल एग्री टू इट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल इज ग्रेटर देन 0। K फाइनल वुड बी ग्रेटर देन K इनिशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब फाइनल वाली ज्यादा है इनिशियल वाली कम है, तो कैन आई कंक्लूड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ द सिस्टम। When work is positive, work done is positive, kinetic energy of the system increases. When work done is positive, kinetic energy of the system increases. मैं इसको लेते जाऊं अल्टीमेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, राइट? सेकेंड सिचुएशन, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में वर्क डन 0, वर्क डन 0 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू 0। K फाइनल वुड बी इक्वल टू K इनिशियल। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन सच केस? नहीं, नो वी कैन नॉट से। याद रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो ना हो, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए मोशन का, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड। हम पर उसने अगर वर्क ही नहीं किया तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसके पास? हाँ, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मूव तो कर रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, वर्क 0 होता है। ओके मैम, ठीक है। लास्ट, वर्क डन जब नेगेटिव है, ये वाला सिनेरियो क्या है? तो वर्क डन जब नेगेटिव, वर्क डन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वर्क डन नेगेटिव लेस देन 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0, K फाइनल माइनस K इनिशियल लेस देन 0, K फाइनल इज लेस देन K इनिशियल।
इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ओवर हियर। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो आप लोगों को ये याद है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी को याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कानन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है? ट्राई करो, गलत होगा तो गलत सही, कोई बात नहीं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नहीं, कानन नहीं बोल के बताइए, कानन नाराज है मुझसे, नहीं बोलेगी वो, किसी और को ट्राई करते। चलो, डॉली, डॉली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? डॉली कुछ तो बोलो। नहीं, डॉली भी नहीं बोलेगी। जानवी, जानवी को आता है क्या? जानवी पटेल, जेएच वाली जानवी? हाँ हाँ, नो मैम, जान नहीं आता है? नो। नो, ऑलराइट। हेतवी, जानवी में से हेतवी को आता है क्या? आवाज चलेगी बेटा आपकी। हाँ बोलिए। मुझे पता है एकदम स्पीकर पे आके सुनना पड़ रहा है, लेकिन हेतवी ने भाई सही बोला है, एंड आई एम प्राउड टू सी कि मेरी आधी क्लास को आता है। जितने रेज हैंड्स मुझे मिले हैं ना, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मिस शैली वाघेला, फोन पे बात करना क्लास के टाइम पे अलाउड नहीं है, आपका फोन कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और हम अपने पास रख लेंगे इंस्टीट्यूट में, सोच लीजिए, और वो भी वीडियो चालू करके। शैली, शैली। So what I was telling, energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another. This was law of conservation of energy. तो अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो कोई और एनर्जी तो बढ़ रही होगी। नॉट पॉसिबल कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए और कोई और एनर्जी बढ़े ही ना। दो केसेस बनते हैं इसमें, देयर आर टू केसेस पॉसिबल। वन, कि या तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, टू, सिस्टम में डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाए। डिसिपेटिव फॉर्म्स मतलब यूजलेस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिनका मैं कुछ काम नहीं ले सकती हूँ, जैसे हीट हुआ, साउंड हुआ, लाइट हुआ, ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो मेरे लिए डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, तो इनका मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है या तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी या डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। कब क्या होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जब सिस्टम में फोर्सेस इन्वॉल्व जो है वो कंजर्वेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर नॉन कंजर्वेटिव हुई तो आप ये क्लियरली बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बट आप बोलोगे मैम ये तो बता दो है क्या ये दोनों फोर्सेस। अभी भी ये तो नहीं क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ये दोनों फोर्सेस हैं क्या, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम वो फोर्सेस मानते हैं जिनका वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। Not on the path taken. Whereas non-conservative force, दूसरी साइड ये लिखूं तो इनका वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, not only on initial and final points, it depends on the path
टेकन, क्या मतलब है दोनों का? आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट इधर इस पोजीशन पे था, मैं इसको यहां से यहां तक सीधा ऊपर तक लेके चली गई, यहां से यहां तक, तो जो हाइट का डिफरेंस आया होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये स्ट्रेट लाइन होएगा नीचे, जो मैं आपको पॉइंट करके दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं इसको यहां से घुमा के ऐसे लेके गई, क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा क्या? यहाँ पे ही था, अल्टीमेट पोजीशन इसका यहाँ पे आने का है, मैं लेकिन इस बार यहां से सीधा घुमा के लेके गई इधर से, क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क आया? नो मैम। मैं ऐसे डांस करवाते करवाते ऊपर लेके जा रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, जिगजैग 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 करके ऊपर लेके जा रही हूँ, क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क आएगा? नहीं। वेव करवाते करवाते ऊपर जा रहे हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क आएगा? नो मैम। तो यू गाइस गॉट द पॉइंट कि भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मेरी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट यही रहने वाला है, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से यहां तक का। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलेगी? वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज दिस हाइट, mgh would be my work done। बट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह मैं ले लूं एयर रेजिस्टेंस, वो बोलेगा भाई तेरे को तो डांस करके आना था ना, ले और एयर रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस, वेव करके आओगे और ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। तो ऐसी फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया आपको एयर रेजिस्टेंस। और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जिनको जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है भाई यहां से यहां तक पहुंचना है तो कैसे भी पहुंच, यहां से सीधा पहुंच, इधर रूट मार के इधर लेकर आ, या कैसे भी पहुंच, घर पे आने का नहीं होता है। मम्मी बोलती सामान लेकर आना है, ये मम्मी को सामान से मतलब होता है, भले मैं बीच में 4 दोस्तों के घर रुक के आऊं या एक साथ आ जाऊं, मम्मी वाली फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है हमारी। लेकिन पापा का कॉल आते ही क्या होता है, घर पे भागना पड़ता है, फिर दोस्तों के घर रुका नहीं जाएगा, वो वाली फोर्स के नॉन कंजर्वेटिव है। वी कैन नॉट स्टे, राइट? 4 दोस्तों क्या एक दोस्त, फिर जो सामान लेकर आना होगा वो भी नहीं लेकर आ पाएंगे, छोड़ो सामान, घर जाना अभी, तो ऐसा वाला केस आएगा। तो मम्मी वाली फोर्स इज कंजर्वेटिव। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको फिजिक्स के लिखने पड़ेंगे, मम्मी फोर्स नहीं लिखने से चलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के हैं। देयर वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। मेजर मिस्टेक व्हिच स्टूडेंट्स डू, वो लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। नो, दैट्स रॉन्ग। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस whose work done depends on, ये बीच में भूल जाते हैं, खा जाते हैं इस वर्ड को। Conservative forces are those forces whose work done depends on initial and final points, not on the path taken. Whereas non-conservative forces are those forces whose work done depends on path taken, not only on initial and final points. Example: friction, air resistance, viscous drag. ये सारी मेरी non-conservative forces है। इधर आपने स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, वैसे रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वो भी ऐसी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट इसमें पूरे टेबल में? अब आपको पता चल गया कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होगी तब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होगी, और नॉन कंजर्वेटिव होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो भी डिक्रीज हुआ होगा वो सारा डिसिपेटिव फॉर्म्स में चला जाएगा। इसीलिए फ्रिक्शन के टाइम पे हीट जनरेट होने लग जाता है। जब फ्रिक्शन लगता है सरफेसेस बिकम वार्म, हीट जनरेट होता है, क्योंकि जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आती है वो सारी डिसिपेटिव फॉर्म्स में चली जाती है, एनर्जी के यूजलेस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हृदय और फेरिन, आप दोनों को कोई डाउट है? नहीं, फेरिन को नहीं। ऑल राइट, हरिति? मैम फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है? फ्रिक्शन, चलो टेल मी समथिंग। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को
आपने धक्का दिया, मान लो ये टेबल को मैं धक्का दे देती हूँ ऐसे, क्या ये चलती रहती है क्या? चलती रहती है एंड तक मैंने, क्योंकि मैंने तो फोर्स लगा दी, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या ये चलता रहेगा? नहीं। तो फिर रुका क्यों? व्हाई डिड इट स्टॉप? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन की वजह से, राइट? लगाना बंद अच्छा, ये फ्रिक्शन जब लगा, नहीं फोर्स में ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जब तक दूसरी साइड पे फोर्स नहीं लगता है तब तक वो चलता रहता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना और मैं इस टेबल को धक्का देती, ये चलता रहता है इन्फिनिटी तक। फ्रिक्शन है, इसकी वजह से टेबल रुक गया है। इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन होना। सर ने बताया होगा, फ्रिक्शन के टाइम पे सर ने बताया होगा कि फ्रिक्शन वाज नॉट देयर, द मोशन विल कंटिन्यू फॉर एवर, बट फ्रिक्शन है, इसके लिए मोशन रुक जाता है, राइट? हाँ, तो जब फ्रिक्शन की वजह से वो रुका, तो आप जब किस फील करोगे, इसके नीचे जो लेग्स होते हैं, वो लेग्स को फील करोगे, वहां पे आपको हीट प्रोड्यूस हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जस्ट अ गेस। मिलेगा। कौन सा फोर्स हुआ? एक तो पहले उसने नेगेटिव वर्क किया, क्योंकि बेचारा मेरा टेबल आगे जा रहा था, फ्रिक्शन ने पीछे की तरफ फोर्स लगा के उसको रोक दिया। वर्क डन उसने नेगेटिव किया और फिर हीट भी प्रोड्यूस कर दी। नेगेटिव वर्क डन करने के बाद हीट प्रोड्यूस कर दी। कौन सा फोर्स बन गया वो? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। पर वो पाथ लेंथ पे डिपेंड कैसे करेगा? जैसे जितना ज्यादा पाथ होएगा उतने ज्यादा एरिया तक फ्रिक्शन लगता है, उतने ज्यादा डिस्टेंस पे फ्रिक्शन लगेगा। अगर मैं रोक दूं तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है। फ्रिक्शन तो चलते टाइम ही लगता है ना, इनिशियल और फाइनल पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। ओके, यस, राइट, यस। एमडीएच वाला कौन सा फोर्स लिख दिया मैंने भाई? एमडीएच नहीं बोला था मैंने, एमजीएच बोला था। ये तो मसालों पे पहुंच गया। मुझे एड याद आ गई, वही बूढ़े अंकल वाली एड। mgh, दैट इज वेट इज mg और h उसका डिस्प्लेसमेंट। mgh वर्क डन हो गया। mgh फोर्स नहीं है, mgh वर्क डन है। निशित बोलिए, क्या डाउट है आपका? नहीं, निशित को भी नहीं बोलना है। हृदय, मैम आपने वो बोला कि काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो कोई दूसरी एनर्जी बढ़ रही होगी, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि इफ वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स लूजेस एनर्जी द अदर हैज टू गेन एनर्जी। आपने सुना हुआ ये? नहीं, ये पार्ट नहीं सुना। नहीं सुना हुआ ये पार्ट नहीं सुना हुआ? 9th स्टैंडर्ड में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैम पर उसका तो वही ना कि ट्रांसफॉर्म होता है। हाँ, तो ट्रांसफॉर्म, यही तो मैं बोल रही हूँ। इफ वन पार्ट ऑफ यूनिवर्स लूजेस एनर्जी द अदर पार्ट हैज टू गेन एनर्जी। वन थिंग, अगर एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो जो एनर्जी कम हो रही होगी वो किसी और फॉर्म में अपने को मिल रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मैं क्या बोलूं कि किस फॉर्म में जाएगी एनर्जी? तो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तो ये पोटेंशियल की फॉर्म में दिखने लग जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव हो तो इन फॉर्म्स में दिखने लग जाएगी। ठीक है? यस केशिनी। मैम, अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो दूसरी कोई एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ रही है तो दूसरी कौन सी एनर्जी घटेगी? मेरा वर्क डन, मेरी मस्कुलर एनर्जी। ओके, है ना? मेरी मस्कुलर एनर्जी कम हो रही होगी, मैं थक रही हूँ। मेरा जो क्या अपने बॉडीज में क्या होता है, एटीपी और होते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, वो सारे यूज अप हो रहे हैं ना मेरे बॉडी के, तो वो चले जाएंगे। आई हेट बायो बाय द वे, लेकिन ये पता नहीं मुझे कैसे याद रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज विस्कस ड्रैग? हीट का डाउट यही है, व्हाट इज विस्कस ड्रैग? विस्कस ड्रैग इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन 10th चैप्टर। मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, तो आज के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैं इसको आपको ये बता सकती हूँ, इट इज फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्सपीरियंस्ड इन फ्लूइड्स। आप जब सॉलिड्स के बीच के फ्रिक्शन की बात करते हो उसको फ्रिक्शन ही बोलते हो, लेकिन फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं। ठीक है मैम, विस्कस ड्रैग लिक्विड में लगता है या गैस में और या दोनों में?
फ्लूइड्स लिक्विड्स होते हैं कि गैसेस होते हैं? दोनों होते हैं, इसीलिए पूछा मैम। तो दोनों में लगता है। मुझे लगा लिक्विड में लगेंगे। नहीं, दोनों में लगता है। इनफैक्ट एयर वाले विस्कस ड्रैग को ही हमने नाम दिया एयर रेजिस्टेंस, जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ सेइंग इट। ओके ठीक है, एयर ड्रैग बोला जाता है या एयर रेजिस्टेंस बोला जाता है, राइट? एनीथिंग एल्स? कोई और किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। मैं एक सेकेंड ना सारे देख लूं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉट बियॉन्ड दैट। नॉन कंजर्वेटिव होगी तो वो ट्रू नहीं रहेगा। The energy can neither be created. Momentum remains same after and before collision. ये दृष्टि ने पता नहीं किसका आंसर लिखा था बीच में, एकदम गलत गलत आंसर लिखती रहती है लड़की। Energy can neither be created nor, MDH वाला तो हो गया था क्लियर सबको। All right, so we are done with session 6.1. इसके न्यूमेरिकल्स का आपको